नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कानपुर हिंसा की, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि कानपुर को किसने और कैसे सुलगाया। कानपुर में पीएफआई कनेक्शन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पीएफआई से संबंधित कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे यह पता चला है कि कानपुर को सुलगाने में बाकायदा पीएफआई का हाथ है। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी के भी तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं। शहर कानपुर से एक पैगाम दें, उम्मत मोहम्मदिया को एक पैगाम दें, हुकूमत हिंद को एक पैगाम दें, इंतजामिया के उन जिम्मेदारान को कि आइए आप अगर नुपुर शर्मा या कोई भी गुस्ताख के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम हम गुलामों को भी जेल की 4 दीवारों में कैद कर दीजिए। जफर के इन्हीं शब्दों ने कानपुर की शांति भंग कर दी। जफर के इन्हीं लफ्जों ने कानपुर के हालात खराब कर दिए। वीडियो में जफर जहर बोल रहा है, जिसका असर 3 जून को कानपुर की सड़कों पर देखने को मिला। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी फेसबुक लाइव कर लोगों से इकट्ठा होने का आह्वान करता है, साथ ही जेल भरो आंदोलन का ऐलान करता है। अपने तमाम जरूरी कामों को तर्क करके जेल की दीवारों को, जेल की पोजीशन को, जेल के हिस्से को गुलामाने मुस्तफा से भर दीजिए और ये हिंदुस्तान की हुकूमत को ये एहसास करा दीजिए कि हम एहतजाज में सड़कों पर आने के लिए नहीं, हम किसी की दुश्वारी का सबब बनने के लिए नहीं, हम इंतजामिया को हलाकान और परेशान करने वाली उम्मत नहीं। जफर हयात के क्राइम कुंडली का एक एक पन्ना खुलता जा रहा है और जफर हयात बेनकाब होता जा रहा है। तो चलिए अब आपको जफर का पीएफआई कनेक्शन भी बताते हैं। दरअसल पुलिस को पीएफआई फंडिंग से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि एसडीपीआई, सीएफआई, एआईआईसी और आरआईएफ से जुड़े हुए फंडिंग के दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। और अब इसके अलावा आरोपियों के पास से पुलिस को 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर अब आगे की जांच हो रही है। उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। कानपुर में पीएफआई कनेक्शन के तार इस बात से और मजबूत होते हैं। तारीख 3 जून, जगह मणिपुर और वेस्ट बंगाल। पीएफआई के फोन की घंटी बजती है। 3 जून को मणिपुर और वेस्ट बंगाल में पीएफआई के फोन की घंटी बजती है। इस घंटी के पीछे की आवाज तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस के पास सूचना है कि मणिपुर और वेस्ट बंगाल में पीएफआई के फोन से कानपुर को जलाने वालों के भी तार जुड़े हैं। और अब जरा यह समझिए कि कानपुर में कैसे फैले हुए हैं पीएफआई के तार। दरअसल पुलिस के मुताबिक पीएफआई ने मणिपुर और वेस्ट बंगाल में फोन किया और यह फोन 3 जून को आया। बता दें कि पुलिस को पीएफआई के फोन की पूरी जानकारी मिल गई। पुलिस जफर और दूसरे आरोपियों का पीएफआई के कॉल से अब लिंक तलाश रही है। पुलिस पीएफआई की कॉल डिटेल और आरोपियों की कॉल डिटेल के कनेक्शंस को भी जांच रही है। अब इसके आधार पर आगे की पड़ताल होगी। पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। कानपुर में पीएफआई के कनेक्शन के तार धीरे धीरे खुलने लगे हैं। सूफी कौसर हसन मजीदी ने दावा किया है कि कानपुर को जलाने में पीएफआई का ही हाथ है। जो ये हिंसा हुई है हमारे कानपुर शहर में, तो इस हिंसा का जो पैटर्न है वो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा पीएफआई हिंसा कराती है। ये वो 4 शख्स हैं जिन्होंने कानपुर को जलाने की पूरी स्क्रिप्ट रेडी की थी। हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहीन, मोहम्मद सूफियान। अब कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के बारे में भी जान लीजिए। एमएम फेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष जफर हयात हाशमी कानपुर में मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान बनाने की कोशिश करता है। कानपुर प्रेमनगर का रहने वाला जफर
घर से सरकारी कोटे की राशन दुकान चलाता है। इस वक्त में जफर हयात हाशमी का जो पैतृक घर है, ये मेरी ठीक बाईं तरफ जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये 105/183 ये प्रेम नगर है, गुरुद्वारा चौराहे के पास कानपुर में, और ये जफर हयात हाशमी का पैतृक घर बताया जा रहा है, जो उनके नाना का बताया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इसी घर में जो एक राशन की दुकान भी है, जिसका संचालन उनकी बहन करती हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चलिए अब आपको कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की क्राइम कुंडली दिखाते हैं। अब जरा जफर की क्राइम कुंडली को भी देख लीजिए। दरअसल इस कुंडली के पन्ने खुल गए हैं कि आखिर किस तरह जफर शहर को सुलगाता था। बता दें कि जफर हयात सीएए के विरोध प्रदर्शन का लीडर रहा था। जफर ने अपने नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन किए। बता दें कि जफर हाशमी पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर के भी इस पर आरोप लगे हैं। वहीं जफर ने साल 2012 में अपने घर पर अवैध कब्जे को लेकर के डीएम ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश की थी, इसका ऐलान किया था। जफर ने इसके लिए अपनी मां और बहन को केरोसिन लेकर के डीएम ऑफिस भेज दिया था। जफर की मां और बहन ने डीएम ऑफिस में उस वक्त आत्मदाह कर लिया था। इसके अलावा जफर पर कई गतिविधियों में भी शामिल होने के आरोप लगे हैं। जफर हाशमी के पास कई अवैध संपत्तियां भी हैं। बता दें कि हाल फिलहाल में अजान को लेकर के जफर राज ठाकरे को भी धमकी दे चुका है, और पाबंदी के बावजूद जुलूस निकालने पर भी जफर पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर को सुलगाने में हयात और उसके दोस्तों ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी कि कैसे कानपुर के अमन में आग लगानी है। कहा जाता है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जफर हयात हाशमी किसी भी हद तक जा सकता है। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, कानपुर। और अब जरा यह समझ लीजिए कि पीएफआई दरअसल है क्या। पीएफआई के बारे में आपको बताते हैं। बता दें कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का गठन 2016 में हुआ था, और पीएफआई एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। वर्तमान में पीएफआई का 16 राज्यों में असर दिखाई देता है। करीब 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पीएफआई की एक महिला विंग भी है। पीएफआई पर दिल्ली, यूपी और असम में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल रहने का आरोप लग चुका है। बता दें कि पीएफआई पर आतंकी संगठनों से भी जुड़ने के आरोप लग रहे हैं, और कई बार पीएफआई को बैन करने की भी मांग उठ चुकी है। तो झारखंड सरकार पीएफआई पर बैन लगा भी चुकी है। कानपुर के बाद अब बात कश्मीर की, जहां पर बिगड़ते हालात को लेकर के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक दावा किया कि कश्मीर घाटी के हालात 1990 से भी ज्यादा खराब है। आप नेताओं ने पूछा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले बीजेपी के नेता कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर खामोश क्यों हैं? जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। सितम की सिस्कियां सियासी शतरंज की गोटियां बन गई। शहमाद के इस खेल में कश्मीरी पंडितों का दर्द हद से गुजर गया। कश्मीर घाटी में जारी टारगेट किलिंग के आक्रोश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुद्दतों बाद जंतर मंतर पहुंचा दिया। केजरीवाल ने बीजेपी से कश्मीर में मचे कोहराम का हिसाब मांग लिया। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां, कॉलोनियों के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है
तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। घाटी में घात की कहानी बहुत पुरानी है, हर दिल में दर्द है, जख्म की निशानी है। कश्मीरी पंडितों को किसने छला, कितनी बार छला, ये बात भी अब बेमानी है, क्योंकि शासन के जिस आश्वासन पर कश्मीरी पंडितों ने सबसे ज्यादा एतबार किया वो पूरी तरह से खोखला निकला। कश्मीरी पंडितों की इसी पीड़ा को केजरीवाल ने सत्ता पर हमले का हथियार बना लिया। जुबानी तोप का मुंह बीजेपी की जानिब पर तान दिया। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूं, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। बहुत गलत होगा। कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो अपनी। जब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारा ट्रांसफर करो यहां से, हमारी जान खतरे में है, कि इन्होंने 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने कहा कश्मीर के बाहर नहीं जाने देंगे तुमको। 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और वो पूरी लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजपा वालों ने। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है बीजेपी की, देखो ये कश्मीरी पंडित यहां रह रहा है, ये यहां रह रहा है, ये यहां रह रहा है, इसकी हमने यहां ट्रांसफर कर दी, इसकी यहां ट्रांसफर कर दी, आओ और इनको मार दो। ये तो एक तरह से आतंकवादियों को न्योता देने वाली बात हो गई। सारे कश्मीरी पंडित इसके खिलाफ हैं कि ये लिस्ट लीक क्यों की गई, ट्रांसफर की लिस्ट लीक क्यों की गई। टारगेट किलिंग से दहशत में आए कश्मीरी पंडित अब एक पल भी घाटी में रहने को राजी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें चारों तरफ साजिश और मौत नजर आ रही है। लेकिन पलायन का रास्ता भी पेचीदा है। केजरीवाल ने इन पेचीदगियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बीजेपी की फजीहत के साथ पाकिस्तान को भी हद में रहने की नसीहत दे दी। 4,500 कश्मीरी पंडितों को पीएम रिलीफ प्लान के तहत कश्मीर में बसाया गया, उनको नौकरी दी गई। पीएम रिलीफ प्लान के तहत 4,500 कश्मीरी पंडितों को बसाया गया, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन कराया गया कि तुमको काम कश्मीर में ही करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी ट्रांसफर भी मांगी तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम कश्मीर के बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते। अगर कश्मीर के बाहर जाने के लिए तुमने दरख्वास्त भी की तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं भी जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस तरह का बॉन्ड कैसे साइन करा सकते हो? कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर में कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर आम आदमी पार्टी की इस जनाक्रोश रैली के मंच से हर किसी ने बीजेपी को आईना दिखाया। सिसोदिया से लेकर सांसद संजय सिंह तक सबने बीजेपी को कसूरवार बताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।